बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे शो लेकर आते हैं आपकी खिदमत में। और आज मैं ये बताऊं, जगह 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 पानी नजर आ रहा था, लेकिन हमारी तरफ तो पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं गई क्योंकि बारिश ही नहीं बरसी। बहुत अच्छा हुआ। कराची के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है और कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल जी, बारिश बहुत जबरदस्त हुई है। सबसे पहले हाजिरी लगा लेते हैं अपनी पुरजोर फरमाइश पे अशफाक इसाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने मौजूद हैं। और बात यह है कि बरसात कल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और बारिश में बड़ा मज़ा आया। वैसे इट वाज फन टू बी ऑनेस्ट है कि 1 घंटे तक कभी तेज़ हो रही थी, रुकी नहीं थी, कभी तेज़ कभी स्लो, लेकिन मुसलसल बारिश होती रही। और उसके बाद इम्कान ये था कि शायद रात भर यही सिलसिला रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि एक खदशा जो था, क्योंकि जैसी बारिश शुरू हुई मैंने कहा कि फ़ौरन फ़ोन्स जो है वो इंसान अपने चार्ज पे लगा दे, तमाम जो है वो इस तरह के आलात जिनकी रिचार्जेबल हैं उनको लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश के बायस लाइट नहीं गई, कम से कम हमारे इलाके में, लेकिन काफ़ी इलाकों में ये शिकायत रही हैं कि बारिश होते ही लाइट गई। तो और फीडर्स जो ही ट्रिप होते हैं तो फिर आपको पता है कि चरागों में रोशनी नहीं रहती। फिर वो बारिश जो है वो नहीं, बारिश आज तो भी बारिश का इम्कान है, कल भी बारिश का इम्कान है जी। बारिश बरसती रही, लेकिन लोगों के घरों में जी अंधेरा हो गया और आज भी कहा जा रहा है। तो जरा हम आपको बता दें, क्योंकि मुल्क भर में जो मानसून का सीजन है वो जारी है। कराची के मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं कि रात गए क्या बारिश ने समा बांधा हुआ था, और उसके बाद जब सुबह हुई तो जाहिर है अब जरा बारिश में ठहराव आ गया, बल्कि रात से ही रुक गई थी, लेकिन ठीक ठाक बारिश हुई है। वो जो हम कह रहे थे ना, ड्रिजलिंग हो रही है, बादल आ जाते हैं चले जाते हैं, ये सिलसिला कल नहीं हुआ, इससे बेहतर बारिश हुई। अब जरा मुल्क के बाकी इलाकों की बात कर लेते हैं। कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, दीगर इलाकों में भी बड़ी जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में तूफ़ानी है। जुड़वा शहर है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहां पर भी बादल जमकर बरसे हैं और इसी तरीके से कुछ खदशा जाहिर किया जा रहा है जी अर्बन फ्लडिंग का। ऐसे अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग कराची के लिए भी है, मगर कराची की बारिश पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितनी बारिश होती है। कराची के वैसे बारिश पे नहीं, कराची के सीवरेज के नालों पे डिपेंड करता है कि ये जो 600 650 छोटे बड़े नाले हैं जिनमें जो बड़े हैं गुज्जर वगैरह, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर कचरा कितना है और कितना उनके अंदर से पानी मूव हो सकता है। अगर पानी अगर चल नहीं सकता तो फिर आप सोचिए कि जरा सा भी पानी हो तो फिर तबाही मच जाती है, और अगर पानी चले और उसके अंदर कोई रुकावट ना हो तो फिर मसाइल इतने नहीं होते। अच्छा, अब ये है कि रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ का सबसे बड़ा नाला है नाला लई, और वहाँ पर सतह आब बुलंद होने के बाद करीबी आबादियों का इनखला जारी है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश के बायस जो नाले हैं वो बिफर गए हैं, और इसकी वजह से भिम्बर की बताएं, भिम्बर के इलाके में जो राबता पुल था वो शदीद बारिश के बायस बह गया। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में एक चीज़ है सदफ अब्दुल जब्बार, कि जब बारिश होती है तो उसके बाद वहाँ की मिट्टी के रंग की वजह से वहाँ पर पानी सुर्खी माइल हो जाता है, तो इट सीम्स मोर थ्रेटनिंग टू बी ऑनेस्ट, कि आपको देख के खौफ आता है। फिर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोहड़ी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, ताहम मुसाफिर महफूज रहे। अच्छा, रावला कोट में भी सैलाबी सूरत हाल है। अच्छा, हालांकि ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पर उस तरह की सैलाबी सूरत हाल नहीं होती, लेकिन लैंड स्लाइडिंग के खदशात होते हैं और नाले बिखरने के। अच्छा, ये सोचें, ये वो सीज़न है जब मानसून का सीज़न है, फिर बताया जा रहा है बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह की सूरत हाल, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग, कहीं पे अर्बन फ्लडिंग। ऐसे में बच्चों की जो छुट्टियां हैं, बस वो फिर बेचारे क्या करें, घरों में बैठ के। क्या गया छुट्टियों में? नहीं, अभी तो किसी की 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे, किसी की 6 तारीख से स्कूल खुलेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये दिन। अगर आपको 4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए ना, मिला करते थे यार। पहले को जाना कभी मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये अलग बात है कि आप जाते ही नहीं होंगे पहली मैं कहता था कदर खो देता है यूं पहली तारीख को अगस्त की चले जाना। अच्छा, ये तो नहीं करते थे, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। मैं टीचर्स को यही कहता था अगर मैं छुट्टियों पे होता था और जाता था, वो कहते थे अशफाक ये छुट्टियां कुछ बढ़ती जा रही हैं। मैंने कहा इसीलिए आप मुझे याद रखती हैं, मेरा नाम याद रखती हैं। अच्छा, जिस दिन टेस्ट हो, सरप्राइज टेस्ट हो, टीचर ने कहा हुआ होगा जिस सरप्राइज टेस्ट है उस दिन टीचर ही ना आए, ओ हो वो दिन तो ऐसा लगता था पता नहीं सबसे हैप्पीएस्ट डे हमारी जिंदगी का। चले जी, हम बात कर लेते हैं। काफी वक्त के बाद हमें बात करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है इशरत खान। उसके बाद आपको ओवरऑल प्रेडिक्शंस भी बताएंगे कि आज मौसम के हवाले से क्या किन चीजों से मोहतात रहने का कहा गया है। तो इशरत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइए कि मौसम का हाल बताने के लिए आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त क्या मंजर आप देख रही हैं?
बिल्कुल सदफ इशफाक, सबसे पहले आपको भी गुड मॉर्निंग। और मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त चूंकि मैं फ्रेडिया हॉल में मौजूद हूँ और आज थोड़ा सी हब्स है, गर्म और मरतूब वेदर है, तो इस वजह से जो गर्मी है वो महसूस की जा रही है। और बारिश की वजह से वेदर फिर भी बेहतर है। वो गुज़िश्ता जो एक हफ्ते पहले का वेदर था, चिप चिप करती गर्मी और मुहर्रम के दिनों में 9-10 जो मुहर्रम के दिन थे वैसा नहीं है। अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो बुहरा अरब से दाखिल होने वाला सिस्टम आज भी जो कराची शहर में गरज चमक के साथ हल्की से तेज बारिश बरसाएगा। और ये जो सिस्टम है ये 2 अगस्त तक इसी तरह मुसलसल जारी रहेगा, जिसके तहत मौसम जो है काफी खुशगवार रहेगा। लेकिन चूंकि समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तिल रहेंगी, इस वजह से जो गर्मी और गर्म और मरतूब वेदर है वो महसूस किया जाएगा। अगर बारिश के हवाले से गुज़िश्ता रात की बारिश की बात की जाए तो सरजानी टाउन के जो एरिया में है वो सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो 33.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके अलावा अगर माड़ीपुर की बात की जाए तो वो 10 मिलीमीटर हुई है। औरंगी टाउन में 7 मिलीमीटर हुई है। इसी तरह कायदाबाद में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसके बाद 5 अगस्त के बाद जो बारिशों का चौथा स्पेल है वो भी आने को तैयार है। लेकिन शहरी जो आज गरज चमक के साथ बारिश है उसके लिए तैयार हो जाए। उसके बाद बारिश के बाद आपको मालूम है कि वैसे भी थोड़ा सा वेदर बेहतर हो जाता है। दिन के औकात से बारिश शुरू हो जाएगी जो रात गए तक जारी रहेगी। जी अच्छा, तो ये तो हो गया बारिश का सिलसिला। लेकिन इशरत, ओवरऑल जो थोड़ी बहुत भी आपने पूरा नंबर्स के साथ हमें बताया कहाँ पे कितनी बारिश, शहर कैसा मंजर पेश कर रहा है सुबह सवेरे अभी, तो जरा ये भी बताइएगा। आप वेदर के हवाले से बात करें, सड़कों की बात करें, पानी कहीं पर है, क्या मंजर है इस हवाले से? सदफ, अगर इलाकों की बात की जाए तो जो मनाजिर देखने में आए हैं, अगर मैं मॉडल कॉलोनी की बात करूं, चूंकि मैं मॉडल कॉलोनी से आती हूं, वहां सड़कों पर आपको पानी मिलेगा। टूटी हुई सड़क हो गई है जो पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। उसके बाद जो शहर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अबतर देखी जा रही है। अगर कराची के दूसरे एरिया की बात की जाए जिनमें बल्दिया का इलाका है, जिनमें कोरंगी का इलाका है, लियारी का इलाका है, मलीर का इलाका है, जो कराची के पुराने एरिया है, उनकी तमाम की कंडीशन ऐसी है कि जगह जगह आपको जा बजा गंदा पानी खड़ा मिलेगा। साथ साथ इशफाक ने पहले भी बात की थी कि जो सेवरेज का हमारा निज़ाम है वो इंतहाई अबतर है। सेवरेज के निज़ाम अबतर होने की वजह से जो बारिश का पानी है वो नहीं जा रहा। नालों की सफाई नहीं हो सकी, उसकी वजह से शहर की जो हालत है वो बहुत बुरी है। जा बजा आपको बारिश के पानी, सेवरेज के पानी के साथ कचरा भी मिलेगा। गुजरना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बारिश के बाद शहर की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि बाहर निकलना इंतहाई मुश्किल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल की जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो पड़ी हुई हैं कि बच्चों के ऊपर भी बर्डन होता है, जी छुट्टी नहीं करनी, छुट्टियां हो चुकी हैं, अब स्कूल जाना है। लेकिन जो बारिश के बाद ये तो कोई वालिदैन से पूछे। अच्छा इशरत, जाते जाते अब आप ऑफिस वापस जाएंगी तो क्या समोसे वगैरह की फरमाइश तो नहीं कर दी आपसे किसी ने कि अच्छा मौसम है जरा समोसे या कुछ पकौड़े लेती आना? जी हाँ, बिल्कुल। ऑफिस वालों ने तो नहीं की, लेकिन जो मेरे DSNG स्टाफ है उन्होंने लाजमन कह दिया कि आज जो हम नाश्ता करेंगे वो जरा भरपूर अंदाज का करेंगे, जिसके साथ जो हलवा पूरी होनी चाहिए और साथ जो छोले होनी चाहिए चटपटे से किस्म के वो होने चाहिए, और गरम गरम चाय हो। और खास तौर पर जो होटल के बाहर बैठ के हम नाश्ता कर रहे होते तो कुछ ज्यादा ही मजेदार होता है। और वेदर इस तरह का हो जो अबर आलूद हो तो क्या मजा बनता भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच इशरत। सुबह सवेरे जी अरबी पराठे, हलपूरी और बाहर बैठ के, यानी किसी इनक्लोज जगह पे नहीं, बाहर बैठ के मौसम को एंजॉय करते हुए, क्या बात है। आज कराची वाले कितने जबरदस्त तरीके से नाश्ता करेंगे और मौसम एंजॉय करेंगे। अच्छा, वैसे वाए हलवा पूरी, ये अरबी पराठे कौन से होते हैं? मैंने नहीं खाया आज तक। नहीं खाए? तो आपने किसी के कहने पे बोली ये बात? मुझे किसी ने बताया कि अरबी पराठे। अच्छा, तो वो साहब डाइट पे हैं या वो साहब खाते हैं ये चीजें? ये आप उन्हीं से पूछें। हाँ, तो बस अब आप सोचे अगर आपने 2500 कैलोरीज बैठे बैठे आपने करनी है यूज, तो आप ये कर सकते हैं। भाई जब आप मौसम ये मैं कहता हूँ इस मौसम में सब कुछ जायज है। कोई अच्छा, हमारे दोस्त हमारे शादियों में काउंट करते हैं, डिपेंड्स कि आपने पैसे कितने देने हैं वहां पर, उस हिसाब से, क्योंकि अब तो वो भी नजर रखते हैं। तो बात खैर आगे बढ़ाते हैं। तो मौसम के हवाले से बता दिया। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है ओवरऑल मौसम के हवाले से, वो तो हमने आपको कुछ, इशरत खान ने भरपूर अंदाज में महकमा मौसमियात की आज तर्जुमानी की और तमाम सूरत हाल, कहाँ से सिस्टम आ रहा है, कहाँ तक सिस्टम जाएगा, कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा, ठीक है, हो गया।
एनडीएमए का क्या कहना है, यानी कि एनडीएमए का ये बेसिकली उनका डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा है, तो उन्होंने बताना होता है कि किस तरीके से आपने अपने आप को महफूज रखना है। अच्छा जी, अब ये है कि 100 से 200 मिलीमीटर तक यहाँ पर बादल बरस सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस दी गई हैं। तो एनडीएमए ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, इन्होंने पूरे मुल्क के हवाले से किया है, तो वो है कि आज़ाद कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा और गुजरावाला डिवीज़न में 200 मिलीमीटर तक अब बारिश हो सकती है। अच्छा, पोठवार, मर्दान और लाहौर डिवीज़न में भी मूसलाधार बारिश होगी, वहाँ पर भी लोग मोहतात रहें। इसके अलावा सिंध में कराची, मीरपुर खास, सक्खर, हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर में बारिश मुतवक्के है। और कराची में भी आज और कल कहीं 30 से 50 तो कहीं 80 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। याद रहिए कि ये नंबर जो है वो अच्छा खासा है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल जी। आपने बड़ी एहतियात करनी है, एहतियात से अपने मामूलात को आपने जारी रखना है, और अगर बिला ज़रूरत घर से ना निकलना हो तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी कि जी बाइक लेके निकल रहे हैं, गाड़ी लेके निकल रहे हैं और फिर उसके बाद फंस रहे हैं ट्रैफिक में, गंदे पानी में। हाँ। तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी जब हम आपको रावलपिंडी के मनाजिर दिखाएंगे, वहाँ की सूरत हाल हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे, तो वहाँ पर पूरा कहते हैं ना एक जिंदगी का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया। इतनी बारिश हुई कि घरों में पानी दाखिल हो गया है बाकायदा। जब बहुत ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ने लगा तो फिर ये बताया जाए सतह बुलंद होने पर नदी नालों में सायरन भी बजाए गए। सो अब यह है कि नाला लई के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब क्या है, करीबी जो आबादियाँ हैं उनका इनखला हो रहा है। सो बाबर मलिक हमें पिंडी से सूरत हाल बता रहे हैं। जी बाबर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरत हाल ये होती है कि मानसून के साथ ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो मकीन जो नाला लेई के बिल्कुल आर पार और नशेबी इलाकों में रहते हैं और वहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। वो लोग इंतहाई परेशानी की हालत में मुब्तला हो जाते हैं कि बारिश का पानी ओवरफ्लो के उनके घरों में ना आ जाए, दुकानों में ना आ जाए, कारोबार ना तबाह कर दे। लेकिन ज़िले इंतजामिया मानसून से पहले ही इसकी तैयारी करती है। नालों की सफाई, नाला लेई की सफाई। पंजाब हुकूमत, खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से रावलपिंडी की इंतजामिया को हदायत जारी की गई थी कि यहाँ पे जो है वो इन मामलात को देखें और हंगामी बुनियादों पर देखें कि मानसून में शहरियों का नुकसान ना हो। गुज़िश्ता रोज जो मूसलाधार बारिश हुई है वो बारिश 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होने के बायस नाला लेई तकरीबन 12 फीट तक बुलंद हुआ। अगर बात करें अंदरूनी शहर, कुछ इलाकों में पानी ओवरफ्लो हुआ है नालों में, लेकिन उसके साथ ही वो निकल तो गया, लेकिन चूंकि कम वक्त में ज्यादा बारिश होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बारिश बहुत ज्यादा थी। टेंच बाटा के इलाके में कुछ नदी नाले जो है वो बिफरे, लोगों के घरों में पानी गया। रहीमाबाद में, चकलाला स्कीम 3 में, ऑफिसर कॉलोनी में वहां लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है और रावलपिंडी में वासा की जानिब से रेन इमरजेंसी है, अमले की छुट्टियां मनसूख हैं और अलर्ट रखा गया है। रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस के अदारे भी जो हैं वो भी अलर्ट पे हैं और हंगामी बुनियादों पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप भी मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो शहरियों को यहाँ से फौरी तौर पर उन फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए जिले इंतजामिया जो उनकी लुक आफ्टर भी कर रही है। जी ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया जी पिंडी की सूरत हाल क्या है। तो बाबर मलिक उसका अहाता कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर तमाम महकमे अलर्ट हैं और रेन इमरजेंसी बेसिकली नाफिज कर दी गई। अच्छा, वहाँ पर चूंकि बरसात की वजह से होता है ना, हमारे यहाँ तो सीवरेज की वजह से होता है, तो यहाँ पर क्या सीवरेज इमरजेंसी होती है, क्या होता है? यहाँ पे भी रेन इमरजेंसी नाम दिया जाता है। अगर उसको ये वाला नाम दिया जाए तो सफाई नहीं करनी पड़ जाए पहले से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसलिए कहते हैं ना हर चीज को कवर अप भी करने की कोशिश की जाती है। सफाई की जरूरत तो हर जगह पे है, क्या सियासत हो या सियासत की बात आप कर रहे हैं, तो सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और सियासत में धरना जारी है। कुछ काबिले अमल है, कोई ऐसी चीज है जो मुल्क के लिए अच्छी हो सियासत में? अच्छा हाँ, मैं जब अब डिस्कशन देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल करता है कि कुछ ऐसी डिस्कशन हो जिसमें आवाम के मसाइल का हल निकले। जो पावर पॉलिटिक्स डिस्कस होती है ना हमारे शोज में, टॉक शोज में थ्रू आउट द डे, ये एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसे हम दायरे में घूम रहे हैं जिससे हम कभी भी तरक्की का सफर तो बहरहाल नहीं कर सकेंगे। जैसे टॉर्नेडो है ना, उसके अंदर बस आप घूमे चले जा तो रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने इस वक्त अवाम का मुद्दा ऐसे उठाया हुआ है कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी वो कम किए जाएं।
रिलीफ 10 उसमें दिया मुतालबात है जाए। वैसे 10 है। उसमें यह भी है कि जी सरकारी जो वुज़रा हैं, मुलाजमीन हैं, उनको 1300 सीसी की गाड़ियां दी जाएं। उन्होंने कहा आप अपनी मरात कम कर दें, और ये मरात अगर कम कर दी जाए तो बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है। फिर वो सैलरीड क्लास की भी बात करते हैं कि उन पर जो टैक्स लगाया गया है, बर्डन जो टैक्स का डाला गया है, उस पर भी नजरसानी करें। लेकिन कल क्या हुआ, कल हुकूमत के वफ़द ने आके मुलाकात करनी थी और खबर यह है कि जमात इस्लामी से वो मुलाकात करना भूल गए। तो ये जो एक मुज़ाकरात का सेशन हुआ था, उसके बाद दूसरा सेशन ही करना भूल गए। तो क्या हुकूमत को लग रहा है कि भाई नहीं करें मुज़ाकरात? बात यह है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि किस तरीके से वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह है कि अब जमात इस्लामी का एक जानिब धरना जारी है, दूसरी जानिब हो ये रहा है कि नून लीग के रहनुमा भी एक पेज पर नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि पीटीआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात और नाज नखरों का ज़माना गुजर गया, अब हमारी तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं होगी। अच्छा, और खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला है, अब किसकी सुने किसकी ना सुने ये आप डिसाइड कर लें। साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हाँ जी, तो आप अंदाजा कीजिए, फिर कौमी असम्बली में कोई तब्दीली करनी है तो उसका सामना करेंगे, जिसने जो फैसले करने हैं कर ले, हुकूमत अपना काम जारी रखेगी। अच्छा, उस पर फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली हैं उमर अयूब साहब, वो कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 6 पार्टियों का इत्तेहाद है और हुकूमत से जो भी बात होगी वो उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगी। सुन लिया आपने सदफ? अब जरा हम आ जाते हैं जी, पीटीआई बयानात तो ये दे रही है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। और सेनेटर हामिद खान साहब कहते हैं जी फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा रहा है, आज जो कुछ कर रहा है उसका मकसद जाहिर है। फिर उन्होंने शेर अफजल मरवत का भी जिक्र किया कि वो किसी और मकसद के लिए आया था। ये इंटरव्यू उन्होंने एआर भाई को दिया है और खास तौर पर उन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा जिसने पार्टी छोड़ी उसे वापस नहीं लाना। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। ये वो इस्तीफे हैं जो केपी असेंबली से दिए गए थे और कौमी असेंबली से दिए गए थे। अब क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से जरा सुन लेते हैं। अच्छा जी, अब इस पे वो कहते हैं शिकवा जवाब शिकवा। फवाद चौधरी साहब क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि उनसे पुरानी मोहब्बत है, बुजुर्ग आदमी है, मैं तो उन पर ज्यादा बात नहीं करता, बस बैकग्राउंड बताता रहता हूँ। हामिद खान साहब से हमारी पुरानी मोहब्बत है और हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल ऑफिस और जुडिशल कमीशन की बिल्डिंग है। मेरे चाचा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये जमीन खाली कराई, उधर इनके लोग बैठे हुए थे, ये कह रहे थे जमीन खाली ना करें, उन्होंने नहीं माने और उन्होंने जमीन खाली। उस वक्त से अब तक हामिद खान साहब को हम प्लांटेड ही लगते हैं। बुजुर्ग आदमी, मैं तो बात ही नहीं करता ज्यादा, मैं छोटी मोटी बताता रहता हूँ इनका बैकग्राउंड। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और आज कौमी असेंबली का इजलास भी है जिसमें बिल पेश किए जाने हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, खासतौर पर इलेक्शन के इस्लाहात के हवाले से। अतहर काजमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। अतहर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताएं, जो हुकूमत ने पहले आके मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब भी इस बात पर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा बस बहुत हो गया, अब ये ऑफर खत्म हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की जरूरत इस वक्त ज्यादा किसे है? बज़ाहिर तो पीटीआई जिस हालात में दिखती है उनका ये मुतालबा होना चाहिए, लेकिन वो मुतालबा किसी और से कर रहे हैं, तो कहां पे आप मामला जाते हुए देख रहे हैं? जी अतर साहब, क्या बारिश की वजह से हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? बारिश का वो गैर जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन। अच्छा नहीं आ रही, चलें विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन। बहरहाल दोबारा से कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करने की। देखिए जी, बात यह है कि मौसम के असरात अच्छे या बुरे हर चीज़ पे होते हैं और मवासलाती राब्तों पर भी उनसे असरात होते हैं। मैं आपसे कुछ दिन पहले वहाँ पर सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा था, वो सरकारी टीवी पे, तो वहाँ पर बेसिकली ये था कि श्रीलंका में कहीं पर मैच चल रहा था। तो वहाँ पर वो खातून अनाउंसर जो हैं वो कह रही थी कि जी फलानी जगह से लेके फलानी जगह तक हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो वो मैच रेडियो पे आप सुन सकेंगे, हमारा वक्त इतना ही उनके साथ मुकर्रर करता था। अच्छा, तो ये जिंदगी कितनी आसान हो गई। हाँ, ये पीटीवी का आप मुझे बता। चलें जी, काज़मी साहब। अच्छा, काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। काज़मी साहब, मैं मुख्तसर किए देती हूँ अपने सवाल को। ये बताइएगा कि हुकूमत के कुछ जो रहनुमा हैं वो दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात की पीटीआई को, कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब का मैंने हवाला दिया। ये मुज़ाकरात की जरूरत ज्यादा किसे है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ दोनों पार्टियों में से।
देखिए, अगर आप हुकूमत को देखें, 2 साल पहले जब तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, तकरीबन वही लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं और मसलसल इनका अगर आप देख लें कि ये कहते रहे कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और पर उसमें से 1% भी अगर आप कहें तो इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, ना सियासी तौर पे, ना ही मौशी तौर पे, ना ही अगर आप माशरती तौर पे देख लें, किसी भी जगह पे आप देख लें, आपको लगता है ऐसे है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है, कोई भी शोबा आप उठा के देख लें। जी। तो इसी वजह से अगर आप ये मुज़ाकरात की बात भी देखें तो हुकूमत का बयानिया पहले ये है कि इनके साथ कभी बातचीत नहीं हो सकती। अगर कुछ दिन पीछे हम चले जाएं तो हुकूमती वुज़रा टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि इनके ऊपर तो पाबंदी लगानी है हमने। हाँ जी। फिर उसके बाद दोबारा एक मुज़ाकरात की बात आई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुज़ाकरात से हुकूमत को भी पता है कि हुकूमत कुछ अचीव नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी, और तहरीक इंसाफ को भी पता है कि जो लोग हमारे मैंडेट के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे मुज़ाकरात करके हम भी कुछ अचीव नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ से कोई संजीदा ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है हुकूमत की कि उनके साथ मुज़ाकरात हों। तो इस वक्त मुझे ना वो मुज़ाकरात होते हुए नजर आते हैं, ना ही उसकी मुझे लगता है कि किसी को जरूरत है। अगर मुज़ाकरात हों। जी। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा जरूरत आवाम को है इस वक्त, बिकॉज हैरत इस बात की है कि कोई भी दौरे हुकूमत हो, भले वो तहरीक इंसाफ का रहा हो, भले वो पीडीएम की उन जमातों का रहा हो, या भले अभी ये अपडेटेड फॉर्म जो पीडीएम की कह सकते हैं उनकी हुकूमत रही हो, इसमें पिस्ते आवाम ही हैं। नो मैटर व्हाट यू से अबाउट इट, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। अब ये जो जमात इस्लामी का जो धरना है, इसके हवाले से ये कुछ चीजें इसलिए अच्छी लगी कि वो बातें आपके दिल को लगती हैं। क्यों? अगर बिजली के मसाइल हैं, बिजली के बिलों के मसाइल हैं, आवाम सफ़र कर रहे हैं। अगर सैलरीड क्लास के ऊपर इजाफी टैक्स के मसाइल हैं, मैं कंपैरिजन करता हूं कि भाई वैसे आप भारत से बिलाशुबा नफरत करें, उसकी पॉलिसीज से नफरत करें, लेकिन जो आवाम को जिस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उस चीज़ों को हम थोड़ा सा मुख्तार ले सकते हैं। वहां पर फार्मूलाज देखें कि टैक्स किस तरह से राइज किया जाता है, या ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब क्या है, बिजली की फी यूनिट कीमत क्या है। साउथ एशिया की कंट्रीज को इसलिए कंपैरिजन करें आप उनके साथ कि आप कहते हैं कि वो तो हमारे जैसे हैं, लेकिन इकोनॉमी में डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं तो खराबी है ना अतर साहब? जी देखिए, वो क्यों है, आपने जो भारत की टैक्सेस में ये उनको रिलीफ मिल रहा है, बिजली उनको सस्ती मिल रही है, ये क्यों है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? आपको पता है भारत के पिछले कितने बजट, 4, 5, 6 बजट तकरीबन एक ही वजीर खजाना ने पेश किए हैं, और पाकिस्तान की आप देख लें कि यहाँ पे कितने 5-6 सालों में कितने वजीर खजाना बदल चुके हैं। दूसरी बात, भारत में अभी 1 अरब लोगों ने वोट डाला है। क्या वहां पे कोई आवाज आई कि जनाब हमारे मैंडेट के ऊपर कोई और बैठा हुआ है? जब आप एक जो डिश है उसकी बुनियादी चीज, आप ये कह रहे हैं कि हमने कढ़ाई गोश्त बनाना है बगैर गोश्त के, कढ़ाई लेके बैठे हुए, तो गोश्त तो जब तक मसला ये है कि जब बुनियादी आंसर ही आपका पूरा नहीं है, जब आपके मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए उसमें आवाम का क्या, उनके हकीकी वोट लेने वाले इस वक्त इक़्तिदार में है या 2018 में थे या 2013 में थे? मतलब एक ये वो बहस है जो पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं होती। अच्छा साहब, लेकिन तो बात ये है कि आप जो बात फरमा रहे हैं, मैं उसमें मेरा अपना क्वेश्चन बेसिकली ये है कि वहां पर आपने कहा कि पिछले 4-5 साल से एक ही हुकूमत या एक ही साहब बजट पेश कर रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। और दूसरी चीज ये नहीं है कि उनके पास कोई फार्मूला नहीं है आवाम की बेहतरी का, ये नहीं है कि उन्होंने अपने दौर में 4 से 5 वज़राए खजाना चेंज कर दिए क्योंकि उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना, कि अगर वो दौरे हुकूमत देखें और कहें कि उसके बेस पर वो मैंडेट होना चाहिए, तो उन 3.5 साल में भी तो आवाम को एट दी एंड कुछ नहीं मिला था। मैं बात कर रहा हूं आवाम को रिलीफ की। आवाम की ख्वाहिश तो अपनी जगह मौजूद है, रिलीफ क्यों नहीं कोई दे पाता? जी, अब अवाम को देखें ना, अवाम को रिलीफ वो देंगे ना जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। मसला ये है कि मसला जिस फरीक का मसला है, अगर उसकी कोई से ही नहीं तो फिर उसको तो उस तरह रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर पता हो कि जनाब जिनके नुमाइंदे हैं हकीकी वोट से वो आए हुए, तो तभी मसला हल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कि इसी तरह इक़्तिदार में आ जाए और फिर आप अवाम की मसाइल हल करें। जो इक़्तिदार में आता है, जिस मकसद के लिए आता है, वो मकसद हल करता है। अभी जो लोग इक़्तिदार में, उनका अपना मसला ही खत्म नहीं हो रहा, उनकी अपनी लेजिटिमेसी का मसला खत्म नहीं हो रहा, उनके अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो वो कैसे अवाम के मसाइल खत्म करेंगे? तो बुनियादी चीज ये है कि वो हुकूमत हो जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो, जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास कम से कम अवामी सपोर्ट हो। जब आपने सख्त फैसले भी लेने होते हैं
तो आपको अवाम की सपोर्ट की जरूरत होती है। आज सारे अवाम जी अधर हम बहुत सारे हम कॉलम्स पढ़ रहे हैं तज्जियाकारों के, सहाफियों के, वो इंडिकेशन दे रहे हैं जी बहुत कुछ तब्दीली हो सकती है। ख्वाजा आसिफ का भी बयान अक्टूबर की बात कर रहा है, खुद पीटीआई री इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मुझे बताएं कि फर्ज करें जब नहीं है अभी खैर चांस, लेकिन इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारे पास इतनी रकम है जो हम उस पर खर्च कर सकें। दूसरे ऐसी क्या चेंजेस आ जाएंगी, ऐसी क्या इस्लाहात हो जाएंगी कि जो मौजूदा रिजल्ट है उससे कोई बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट होगा या बिल्कुल ही वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे सबको। इस सारे अरसे के दौरान अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऐसा क्या हो जाएगा कि पीटीआई कह रही है कि जी इलेक्शन हो जाए नए? देखिए, सियासी जमातें तो इसी तरह कहती हैं कि बस अब हम इक़्तिदार में आने वाले हैं और चीजें तब्दील होने वाली हैं। वो तो हर सियासी जमात का इसी किस्म का बयानिया होता है। लेकिन इशू ये है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी खाइफ क्यों है, उसको किस चीज का डर है? मौजूदा हुकूमत के पास तो बड़ी मेजोरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो उसके बाद भी उनकी मेजोरिटी खत्म नहीं होगी। उनको क्या गारंटी है ख्वाजा आसिफ को कि अक्टूबर नवंबर तक उनको कोई नहीं छेड़ेगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर हुकूमत अक्टूबर नवंबर तक किसी ने नहीं छेड़नी तो खुदा ना खास्ता अक्टूबर नवंबर में कौन सा यहाँ पे यूगोस्लाविया का आइन आ जाएगा, तो उसके बाद उनको किसने छेड़ना है? तो ये बड़ा इशू है। जब आपकी हुकूमत इन चीजों के ऊपर खड़ी हो कि अक्टूबर तक हमें कोई नहीं छेड़ेगा या नवंबर तक हमारे पास ये गारंटी है, तो फिर आप अवाम के मसाइल हल नहीं करते, आप अपने मसाइल हल करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। तो वही बात जो मैंने पहले की कि हुकूमत ऐसी हो जिसको कम से कम ये तो पता हो कि उसका अपना मुस्तकबिल जो है वो खतरे में नहीं है। यहाँ तो फॉर्म 45 और 47 की बहस ही खत्म नहीं होती, तो फिर दीगर मसाइल जो हकीकी मसाइल लेकिन एक मसला और भी है ना, महंगाई होगी जिसकी जानिब आप उसकी तरफ कौन तवज्जो देगा? जो अवाम के वो कहते हैं ना कि वोट पर भी मुंतखब होके आते हैं, अगर 2/3 मेजोरिटी हो तो वो मुहाज़ाराई की तरफ जाते हैं बाज़ औक़ात, और अगर सिंपल मेजोरिटी हो या हुकूमत बनी हो इस तरह से तो फिर उसका चक्कर ये होता है कि वो खुशनुदी के लिए देखते रहते हैं। तो ये फिर अवाम के मसाइल का तो अल्टीमेटली कोई भी नहीं सोच पाता। ये भी तो एक कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न। जी बिल्कुल सही, ये सही कंसर्न है कि अवाम के मसाइल को लोग नहीं उसके हवाले से सोचते। लेकिन अगर बार बार अगर आप किसी के मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे, और अगर उस बंदे के इख्तियार में होगा तो वो बंदा आपको वहां से हटा देगा। आप एक दफा नहीं करेंगे, 2 दफा नहीं करेंगे, तो तीसरी दफा वो कहेगा यार अब इसको मैंने चांस नहीं देना, इसको मैं फारिग कर रहा हूँ। तो ये वो असल चीज है कि जिसका मसला है उसके हाथ में ताकत नहीं है कि मैं इसको ले आऊंगा या मैं इसको फारिग कर दूंगा। जब वो हो जाएगा, जब हकीकी नुमाइंदे होंगे, ओवर द ईयर्स बार बार लोग चेंज होते रहेंगे, तो फिर उनको पता होगा कि हमने अवाम के मसाइल हल करने। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारा सारा सिस्टम है इस वक्त, उसमें आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। लगता यह है कि सिर्फ हुक्मरानों के जो मसाइल हैं या हुक्मरान शराफिया के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो होती है, उनकी मराद की तरफ तवज्जो होती है। जो हकीकी अवामी मसाइल हैं उनकी तरफ हमें उस पर तवज्जो नजर नहीं आती। बिल्कुल, और इसके लिए ज़ाहिर है गौहर एजाज साहब का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट्स किया, अब वो बहस हो रही है IPPs के हवाले से। अच्छा, लास्ट थिंग, ये जो जमात इस्लामी का धरना एहतजाज है, ये आपको लगता है बस अब पीक पे चला गया, अब खत्म हो जाएगा, या कुछ अचीव कर सकेंगे लोग? नहीं, देखिए, एक तो उन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट को गेज किया है और जो हकीकी अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से भी उनको काफी रियायत हुई है। आप यही अगर आप देखें 4 बंदे तहरीक इंसाफ के खड़े होते तो अभी तक 15 मुकदमे और दफा 144 के मुकदमे, तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ लोगों को एहतजाज के लिए रियायत है। TLP वाले आए, वो भी आके बैठे रहे, ये लोग आए हैं, ये भी बैठे। आप देख लें अब तक कितने मुकदमे हुए, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अगर एक रैली भी निकाले तो शाम तक 35 मुकदमे हो जाते हैं। तो ये हुकूमत को भी देखने की जरूरत है कि सबको बराबर मौका दिया जाए। जो एहतजाज करना चाहता है जरूर करे, और जो एहतजाज कर रहे हैं उनको भी ख्याल रखने की जरूरत है कि आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए करें, और अवाम की सपोर्ट तो यकीनन मिलेगी। अवाम तो इस वक्त तंग आए हुए हैं। पर ये IPPs वाला मामला भी मतलब देखें, अब जिस तरह अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इस पे बोल रहे हैं, गौहर एजाज साहब भी बोल रहे हैं, तो ये कुछ अर्सा पहले तक तो ये लोग हुकूमत में थे, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा? अचानक अब इनको ये भी चीजें याद आ गई हैं। पर ये मसला बड़ा संगीन है और इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच अतहर, बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की कि ओवरऑल जो सियासत में हो रहा है उस पर बात करें, जाने कि भाई इस्लामाबाद में क्या जो सहाफ़ी हैं वो सोच रहे हैं सारी सूरत हाल पर। इजाजत है आपकी ब्रेक की? व्हाई नॉट, ले लें ब्रेक।
वेलकम बैक वंस अगेन। और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बड़ा मसला बनती जा रही हैं क्योंकि दहशतगर्द जो कार्रवाइयां करते हैं उसमें इनका अक्सर बेशतर इस्तेमाल होता है। अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं तो रवा माह 22 जुलाई को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान में लाखों यानी कि हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं जिनसे करोड़ों और अरबों का गैर कानूनी कारोबार हो रहा है। अब दहशतगर्द भी इन्हें ऑपरेट करते हैं, दूसरे इनका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, ना इनके इंजन और चेसिस नंबर जो है वो भी नहीं मालूम हो सकते हैं। जी, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि इस काम की रोकथाम हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG KP के सैयद अख्तर अली शाह साहब। अख्तर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन जब अगर कोई शख्स इन गाड़ियों की हकीकत से लाइल्म भी हो लेकिन गाड़ियों के पार्ट्स की बात करें, गाड़ियों के इंजन की बात करें, गाड़ियों की कोई भी चीज़ पूरी गाड़ी तब्दील करने की वो बात करें तो आपके जहन में आता है कि जी पेशावर चले जाएं या फिर क्वेटा का तस्करा किया जाता है क्योंकि बलूचिस्तान और पेशावर या KP या ये इलाके वो हैं कि जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ वीडियोस भी आ रही होती हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को अफ़गानिस्तान से या कहीं और से इधर लाया जाता है। इस मसले का हमें इदराक कितना है और क्या सोल्यूशन आपकी नज़र में इसका है? जहाँ तक ये मसला है तो ये एक हकीकत है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लाखों की तादाद में हमारे जमशुदा जो इलाके हैं, पहले इनको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कहते थे, वहाँ पर और मलकंड डिवीज़न जो कि प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कहलाते हैं, जहाँ पर कस्टम एक्ट का इतलाक नहीं होता था। तो यहाँ पर इन गाड़ियों की खपत होती थी और वहाँ पर शोरूम्स में ये गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं कि बेकरी में इतनी केक पेस्ट्रियाँ नहीं होती जिस तरह से फरावानी के साथ ये गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये रिफ्लेक्शन है, अकस है पुअर गवर्नेंस की। ये जिन रास्तों से आ रही है वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मौजूद हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक जो लोग इनको लाते हैं ड्राइवर्स, वो उनको 2.5 लाख तकरीबन मिलते हैं। उन 2.5 लाख में तकरीबन 1.5 लाख वो रास्ते में मुख्तलिफ चेक पोस्टों को देते हैं। तो इस तरह से ये गाड़ियाँ, और आजकल तोय अखला एक इलाका है साउथ वजीरिस्तान और जॉब के दरमियान, तो वहाँ से होते हुए फिर ये जनूबी वजीरिस्तान, फिर नॉर्थ वजीरिस्तान, बनू और यारक जो मोटरवे है उसके जरिए ये गाड़ियां फिर। तो कोई असेसमेंट है वैसे कि एक महीने की अगर हम बात करें या एक दिन की बात करें तो कितनी गाड़ियां वहां से इधर शिफ्ट हो जाती हैं? या एक दिन में 10 गाड़ियां भी आ सकती हैं और 100 भी आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त जब आप मलकंड एजेंसी चले जाएं, मलकंड डिवीजन, स्वात हो, चतराल हो, मलकंड डिस्ट्रिक्ट हो, धीर हो, तो वहाँ शोरूम्स में आपको ये तमाम गाड़ियाँ नज़र आएंगी और रास्ते में भी हर जगह आपको ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो उनको लाखों की तादाद। पहचान वैसे क्या है उनकी? हाउ डू यू सी देम? क्या नंबर्स, उनके नंबर प्लेट नहीं लगी होती या फिर क्या सिलसिला होता है? और ये जो शोरूम्स हैं, चले वो तो पाकिस्तान के आ रही है, मलकंड डिवीजन में तो ये हो गया, मलकंड डिवीजन में तो ये हो गया था कि वहाँ पर यूनियन कौंसल्स ने उनको नंबर देने शुरू कर दिए। अच्छा। UC1, UC2, UC3 इस तरीके से। और इंपोर्टेड गाड़ियों, असेंबल गाड़ियों का पता चल जाता है, जो इस पुलिस वाले, कस्टम वाले वो पहचान कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, हम ये सिर्फ आपने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बड़ी आसानी से ये गुजर जाते हैं। हम तो देख रहे हैं ऑनलाइन भी बड़ा ये फुल फ्लैज कारोबार चल रहा है। व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे इन्होंने अपने पेज बनाए हुए हैं, किसी को भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी चाहिए तो वो घर तक पहुंचा के देंगे। सो इनको ट्रैक डाउन करना क्या बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अज़म की ज़रूरत है और इदारों में ये इस्तेदाद होनी चाहिए, अज़म होना चाहिए कि वो कानून को नाफिज कर सके। लेकिन बदकिस्मती से
जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे एसेंशियल चीज़ कानून की हुक्मरानी है, और जब करप्शन आ जाए तो वो आपके गुड गवर्नेंस को खा जाती है। तो बुनियादी तौर पे ये और इस वजह से हो रहा है, तरवीज हो रहा है कि इनको कौन खरीदता है वैसे? जितने भी इदारे हैं ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो करप्शन की वजह से कानून को नाफिज नहीं करते। असेसमेंट क्या है, इनका बायर कौन है? क्योंकि एक आम शहरी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो डरता है कानून से और इन चीजों की तरफ नहीं जाता, वो तो नहीं खरीदा, लेकिन इसके बायर कौन है असल में? इसके बाहर जहाँ तक कबायली इलाका है पुराना, अभी तो जम हो गया है, मलक्कड़ डिवीजन, वहाँ तो आम बंदे के पास भी है, वहाँ पर इसको कोई बुराई नहीं समझा जाता। अच्छा, हाँ। लेकिन जो हमारे बंदोबस्ती इलाके, अब तो तमाम बंदोबस्ती है, जब तरमीम हो गई तो अब तो तमाम कवानीन इंतजाम हो गया। अब तो ट्राइबल एरियाज जो पुराने हैं जमशुदा, वहाँ पर भी वही कानून चल रहा है जो दीगर पाकिस्तान में है, वो मन और अन लागू हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो इलीट है हमारे, तो V8 टाइप की गाड़ियाँ फिर अक्सर उन लोगों ने एक ही नंबर पे 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ रखी होती हैं। अच्छा, मैं ये भी सुनने में आता है कि कई इलाके जो हैं वहाँ पर, जिस तरह से आपने कुछ यूनियन काउंसिल्स का तस्करा किया, इसी तरीके से ये जो बंदोबस्ती इलाके हैं पहले जो हैं वो दूसरे इलाके होते थे, तो वहाँ पर ये इजाज़त होती थी इन गाड़ियों को चलाने की, और उसके बाद बाकायदा मेंशन किया जाता था कि यहाँ से निकलने के बाद NCPs या नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, या वो इस इलाके से बाहर ना निकले, इस तरह का चक्कर था। तो किस बुनियाद पे इजाज़त दी जाती थी? अगर ऐसा है, क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, लीगलाइज करने की कोशिश की है किसी मखसूस खित्ते तक? ये चक्कर क्या है? जहाँ तक मलकंड और कबायली पुराने इलाके, वहाँ पर तो चूंकि उस वक्त कस्टम एक्ट लागू नहीं था इस वजह से। अच्छा। लेकिन दीगर इलाकों में तो कस्टम एक्ट लागू है। सिर्फ वहाँ पर यह है कि हम आंखें बंद कर देते हैं। अच्छा। और बाज जगहों पर पुलिस क्लाइंटेल स्टेटस में है, वो इलीट कैप्चर्ड है, तो उस वजह से वो ये गाड़ियाँ वहाँ पर फिर रही हैं। अच्छा, एक और सिलसिला है सर कि ये कुछ गाड़ियों में शेरशाह जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर पूरी गाड़ियों के, कराची का इलाका जो शेरशाह है जहाँ पर मार्केट है बड़ी, तो वहाँ पर पूरी गाड़ियों के अगले हिस्से, पिछले हिस्से, यानी कि आप पूरा, जिसके अंदर बोनट होगा, इंजन होगा, टायर अगले होंगे, लाइट्स होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस तरह से आपने कहा था ना कि एक पेस्ट्री रखे होते हैं, वैसे ही वहाँ पर इस तरीके से रखे होते हैं, पूरे इंजन, पूरे न जाने क्या क्या। तो ये सारे के सारे आपको लगता है कि ये कानूनी तरीके से यहाँ तक पहुँचते हैं? नहीं, कानूनी तरीके तो ये है कि हमेशा कस्टम एक्ट 1969 के तहत आपने स्टेशंस डिक्लेयर किए होते हैं और उनके ज़रिए आपने अंदर आना होता है और डिक्लेयर करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स में, और वहीं आपकी असेसमेंट होगी, वैल्यूएशन होगी और कस्टम ड्यूटी लगेगी। लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा, और उस पर इंजन भी पहुंच जाते हैं, और सिर्फ फिर अब नॉन कस्टम पेड, अब गोल्ड भी पहुंच जाता है, हथियार भी पहुंच जाते हैं। अब आप कच्चे के इलाके ले लें, कोई और इलाके न ले, सिंध में कच्चे के इलाके हैं, पंजाब में, तो वहाँ पर हर किस्म का हथियार भी पहुंच रहा है। तो जिस तरह से ये हथियार पहुंच रहे, इसी तरह से ये गाड़ियाँ और इंजन भी पहुंच जाती हैं। तो इनको लीगलाइज अगर इतनी ही इजाज़त देनी है, और जहाँ पर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर पैसे की चमक भी है और उसकी वजह से करप्शन भी है, आंखें भी बंद हो जाती हैं, तो क्या इस तरह की तजवीज़ कोई दी जा सकती है कि इन चीज़ों को लीगलाइज कर दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो और आवाम जिनके पास गाड़ियाँ इंपोर्टेड भी हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ, उनके पार्ट्स भी उन तक पहुँचे और उनको भी आसानी हो थोड़ी? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ उसमें ये कंसेशंस दी हैं, न सिर्फ इसमें दी है, इनकम टैक्स में भी दी हैं। अच्छा। तो अब भी कस्टम एक्ट के नीचे एक कंसेशन दे दी जाए और एक ख़ास पीरियड दिया जाए, और जितनी कस्टम ड्यूटी बनती है वो अगर अदा कर दी जाए तो इसको लीगलाइज किया जा सकता है, और इसकी फिर एक्साइज में रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। चलें, लेट्स होप सो कि ऐसा हो। थैंक यू सो मच सैयद अख्तर अली शाह साहब, साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद हैं।
और वो एतराफ़ करते हैं कि भाई ये तो बड़ा चल रहा है मामला वहाँ ये पे। इस पे बड़ा काम होने की जरूरत है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। अफसोसनाक खबर है, दर्रा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया और घर के तहखाने में मौजूद एक ही खानदान के 11 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। साथ में इसमें रेस्क्यू 1112 जो मजीद डिटेल्स दे रहा है वो ये बता रहा है कि 5 साल की एक बच्ची की इस वक्त तलाश का सिलसिला जारी है और रेस्क्यू 1112 ने 11 अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है। सो उनकी जानिब से नंबर सामने आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो पूरा ख़ानदान है इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है जिसकी उम्र 5 साल है। तो ये बारिश का पानी तहखाने में दाखिल होगा। और आप ये देखें कि घर के तहखाने में ये मौजूद थे और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई सारी कि पानी ज़ाहिर है कि नशेब की तरफ जाता है और ऐसे ही हुआ कि घर में पानी जमा हो गया वहाँ पर। और ये दर्रा आदम खेल का इलाका आपको पता है, सदफ अब्दुल जब्बार के पहले इसको इलाका गैर कहा जाता था और इस तरह के वहाँ पर असलहे की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से जाना जाता था। लेकिन अब यह है कि वहाँ पर हुकूमत की अमलदारी है, लेकिन आप ये देखिए कि गुर्बत का ये आलम है और यहाँ पर तहखाना बना हुआ था घर में और वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। अब वल्लाह आलम बारिश से बचने के लिए अंदर थे या कोई और वजह थी, लेकिन वहाँ पर आप ये देखें कि चूँकि नशेब में पानी गया वो सो रहे थे और ऐसे में उनको बच निकलने का मौका नहीं मिला और वो अपनी जान से चले गए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी के साथ यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बाखबर सवेरा में अशफाक इसाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार साथी तज्जियाकार आपको एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। तो कैसे हैं जी आप लोग? अच्छा देखिए, हम लोग बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हम तमाम तर सूरत हाल में आपको एक तो सारी चीज़ों से बाखबर रखें। बाखबर तो आप हमारे न्यूज़ बुलेटिन से भी होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उस पर तज्जिया तबसरा और एक गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश किया जाए। और सदफ अब्दुल जब्बार को मैं साथी तज्जियाकार के तौर पर इसलिए पेश करता हूँ कि जब हमें कोई ना मवासलाती राब्ते मुनक़ता होने की वजह से अवेलेबल हो तो हम एक दूसरे से तज्जिया लेकर आपके सामने पेश करते रहे। उसके बावजूद भी देखिए तज्जियाकार को बुला के भी ज्यादा कौन बोल रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल तो अशफाक इसाक सत्ती आपका मोनोलॉग खत्म हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे जब तक आप चाय एंजॉय करें। मौसम भी अच्छा है, चाय भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब हम जो हमारा दूसरा घंटा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो कुछ अपडेट्स हैं उनसे आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सिपाही शब्बीर बलोच शहीद की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई है और ISPR की जानिब से बताया गया है कि 29 जुलाई को नाम नेहाद बलोच राजी मची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम ने हमला किया। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला ज़िया लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवान, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद का जस्ते खाकी अबा इलाके रवाना कर दिया गया है और उन्हें फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बहरहाल इस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि ये नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ISPR ने इस हवाले से डिटेल्स जारी की हैं और 29 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था। और अब आप ये देखिए कि ये कल इस पे सरफराज मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हवाले से सारी डिटेल्स भी बताई हैं। अच्छा जी, अब आपको जरा बता देते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बाकायदा तौर पे जारी कर दी गई है और बताया गया है जिसमें शरह सूद में 1 बेसिस पॉइंट में की कमी की गई है। तो हमारे सामने ये सूरत हाल आई है। अब सबको जरा इस बारे में इंतजार था। तो ये कहते हैं जी कि माशी अशारिये जो हैं वो बड़े मस्बत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और जारी खातों के खसारे में कमी आई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी की है और शरह सूद बेसिस जो 1% इसमें जो कमी की गई है 5% से कम होकर अब ये 19.5% पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और बतदरीज सिलसिलावार यानी महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माली साल $70 करोड़ का खसारा रहा। रवा माली साल की तवक्कात GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी, जबकि अफरात ज़र औसत सालाना 13.5% रहेगा। अच्छा जी, अब जरा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम करते हुए कहा है
की ये दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी सतह पर एतराफ़ है। तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमें अल सुबह ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, वैसे तो मैं इस वक्त बात करना चाह रहा था कि जी शरह सूद में कमी की है, लेकिन पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि फिच इज़ क्वाइट एक्टिव दीज डेज। पहले फिच की जानिब से कहा गया कि जी हुकूमत के इतने महीने नजर आ रहे हैं, उसके बाद जी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, उसके बाद ये होगा। काम किया ना वो उनका असल काम अब जो काम किया है वो उनका असल काम है, तो उस पर वजीर आजम साहब ने खैर मकदम भी किया है, पहले कंसर्न शो किए गए थे। तो ये कवर अप है या वाकईतन तारीफ की गई है? बहुत शुक्रिया। देखें, इसको हम कवर अप तो ऑफकोर्स नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, और जिस कभी भी किसी ग्लोबल बड़े प्लेटफॉर्म से कोई खबर आती है और वो उसमें, और ये देखें रेटिंग्स जो होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इन्वेस्टर सेंटिमेंट में, सरमायाकार की सोच को जो देती है बेहतरी की तरफ, और जो भी आपको कैपिटल देता है, चाहे वो आपका जो है लोन प्रोवाइडर हो, चाहे कोई बड़े बैंक्स हो दुनिया के, या सरमायाकार हों, ये सारे जो है रेटिंग एजेंसी पे बड़ा इंहिसार करते हैं, क्योंकि रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंटली जो है ना वो आपको ये बताती हैं कि जी आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी है नहीं है, रिस्क्स को भी आइडेंटिफाई करती हैं। इस कंपनी ने भी, इस प्लेटफॉर्म ने भी रिस्क्स भी आइडेंटिफाई किए। लेकिन मैं कहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अच्छी हैं मुल्क के लिए। नंबर 1, जो चाइना, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चाइना गए और वहां पे जाके रीप्रोफाइलिंग की बात की है, जो एनर्जी रिलेटेड जो हमारे कर्जे हैं, यानी कि हम जो आजकल आईपीपीस की बात कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि जी चाइनीज का भी एक पोर्शन है उसमें, और उनके साथ बात की जाए कि जी अपने जो कर्जों का पोर्शन है उसको थोड़ा आगे करते हैं। रीप्रोफाइल का मतलब होता है थोड़ा वक्त दे दें हमें, ताकि हम किसी तरह से हमें ब्रीदर मिले, हमें रिलीफ मिले, ताकि हम उसको पास ऑन कर सके अपने लोगों तक, और कुछ हमें मौका मिले, तो टाइम मिले। ये रीप्रोफाइल जो करने का हम कहते हैं, उसके अंदर जाहिर है कि उनके लिए जो इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये करते हैं, उनके लिए भी कोई इंसेंटिव होता होगा मेरे ख्याल में। देखिए, वो ऐसे होता है ना कि हर किसी की एक कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मुझे 3 साल की जगह आप 5 साल पे कर दें या 10 साल पे मेरी रीपेमेंट कर दें, मैं वापसी आपको 5 साल पे दे दूंगा, 3 साल पे नहीं दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसके ऊपर होता ये कि आप अगर शरत सूद मुझसे अगर 6% ले रहे हैं तो आप 6.5 कर दें, 7 कर दें, होती है उसकी। ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आप इन्वेस्टर के साथ एक नेगोशिएट कर रहे हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉस्ट पे करनी है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपको वक्त भी मिल जाता है, तो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, रेट इन शरह सूद में कमी हुई है, जिसकी वजह से आपके यहाँ 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो है इनकी जो रीपेमेंट यानी कि वापसी, कर्जे वापसी देने की जो कॉस्ट होती है वो ऐसा कम होती है, और मजीद भी कम होने की तवक्को मजीद कम होती है। तो वापस अब आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, क्रेडिट ऑप्टिक भी देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो है कर्जे मिलना शुरू हो कम कॉस्ट पे, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और इस मुल्क में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ आ सके। और तीसरी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स रेटिंग्स की थी, जिसकी वजह से आपके देखें इस वक्त बॉन्ड इशू करने जा रही है चाइना में। अच्छा। और वहां पे भी ऑफ कोर्स इन्वेस्टर ये देखते हैं कि जी रेटिंग्स क्या है इस मुल्क की, ये मुल्क वापस पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, कितने अरसे में दे सकता है, किस तरह से आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं। और देखें, इन्होंने लिखा भी है फिच ने कि आईएमएफ की डील होने जा रही है एक अच्छी, जिसकी वजह से इन्होंने एक प्लान दिया है। ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट हमने पे की और कर भी रहे हैं, बट उसके ऊपर जो है ये है कि रेटिंग्स अगर बेहतर होती हैं तो इन्वेस्टर जो है गामजन होगा। आपने कहा कि इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वो गामजन भी होगा, इस तरफ भी आएगा कि जी इन्वेस्ट करे। लेकिन ये हम इसको एक टेम्पररी तौर पे इस चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात तय पा रहे हैं, इसलिए भी हमारी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। दूसरे आपने चाइना के विजिट का हवाला भी दिया, लेकिन असल जो माशी इस्लाहात हैं खुर्रम, वो बड़ी ज़रूरी हैं। ये सारा अगर हम स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके बता दें जी देखें मस्बत इशारे आ रहे हैं, माशी तरक्की हो रही है, आप अपना स्टॉक एक्सचेंज को देखें कहाँ पर जा रहा है, क्या ये असल इंडिकेटर्स हैं, या जो अवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी, जो एक कहते हैं ना जो महंगाई है उसकी वो कम होगी, तो आप कहेंगे कि जी अब मईशी तौर पे आप मुस्तहकम होते जा रहे हैं? देखिए सदर, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्रो लेवल पे जो है वो डायरेक्शन बेहतर होना शुरू हो या फिर ग्लोबली जो है रिकग्निशन हो कि जी हाँ पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आईएमएफ के हिसाब से की गई, आईएमएफ अब आएगा तो आईएमएफ के साथ अब रिफॉर्म्स भी होंगे। तो देखिए हर चीज अलग नहीं है, ये सब लिंक्ड है जो आपने कहा, इससे कोई डिनाइल नहीं है कि जी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते या बड़ा हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है ना कि भाई आपकी रेटिंग आज अच्छी हुई है, अगर आप कल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो रेटिंग खराब भी हो सकती
सकेंगे, आप डॉलर नहीं रेज कर सकेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। तो ये सब चीजें लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है तो रिफॉर्म्स जो है वो अलग चीज है, वो नहीं होंगे। डेफिनेटली रिफॉर्म्स होंगे तो ये रेटिंग्स और बेहतर होंगी, और रेटिंग्स और बेहतर होंगी तो सरमायाकार आएगा, सरमायाकार आएगा तो और इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें मुझे ये बताइए कि और एक आम आदमी का आपने बिल्कुल सही कहा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। महंगाई को कम करना है, और महंगाई को कम करने की वजह से आपके यहाँ लोगों की इस्तेताद जो है वो खरीद लोग इसको समझ नहीं पाते ना कि माशी इशारे मस्बत जा रहे हैं, मगर उनकी जिंदगियों में जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा। बिजली के बिल इस दफा ऐसे आए हैं, आप ये देखिए कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। एक खातून ने जो अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी, गुर्दे का इलाज उन्होंने करवाना था, वो नहीं करवा पा रही थी, बिजली का बिल उन्होंने पे किया, उसके बाद वो नाले में कूद गई। ये घर घर की कहानी है। लोग अब अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, और बिजली के बिल और महंगाई, टैक्सेशन, इजाफी टैक्सेशन, न जाने क्या क्या तरह की अफरियत का सामने। सोचें बिजली का बिल इतना आ रहा हो और हल्की सी बारिश पड़ जाए और आपके घरों में बिजली ना हो, तरह तरह के और चैलेंजेस हो। यानी कि पहले 2 वक्त की रोटी की फिक्र होती थी, अब फिक्र होती है कि बिजली के बिल आएगा तो कहां जाएंगे। तो आई मीन दीज आर रियल चैलेंजेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं तो इस पर डिसएग्री तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जो बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट बोला है, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे चीजें चेंज होती हैं, लेकिन एक आम आदमी माइक्रो लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। देखिए उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जब भी आप इतने अरसे से जो है वो खराबी होती आई है आपके यहाँ, जब चीजें चेंज होना शुरू होती है तो डेफिनेटली फॉरेन इम्पैक्ट नहीं आता, ये आपको वक्त लगता है। और दूसरा इशू ये होता है हमारे यहाँ की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होता, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता। तो होता ये कि जब तक वो इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन होकर नीचे का आम आदमी तक आने लगता है तो इस वक्त डू यू सी देम चेंजिंग? आपने कुछ चेंजेस होते हुए देखे? जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कुछ उस समत में कदम बढ़ते हुए देखा? नहीं देखिए अभी तो प्लान्स है ना, अभी तो प्लान्स हैं। अभी तो IMF का प्रोग्राम आएगा, IMF का प्रोग्राम अप्रूव होगा, क्योंकि उससे पहले आपको $5 अरब या $4 अरब की कमिटमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं। आपके सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना गए, चाइना ने दिए तो सऊदी अरेबिया को भी देना, खासकर सऊदी अरेबिया से भी कमिटमेंट लेनी है। तो उसके बाद IMF प्रोग्राम जो अगस्त के एंड तक बोर्ड की मीटिंग एक्सपेक्टेड है, उसमें ये अप्रूव होगा। तो उसके बाद सारे रिफॉर्म्स देखें, अभी से FDR की डिसर्टेशन और बहुत सारी चीजें शुरू तो हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इम्पैक्ट है ना वो इतना जल्दी नजर नहीं आएंगे, वो 6-8 महीने या साल लग सकता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, अब स्टेबलाइज हुए हैं अभी आप। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई जो है ना उससे नीचे जाना चाहिए, और वो अच्छी बात ये है कि जो पाक रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, वो स्टेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है वो स्टेबल हैं, और लोकल जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो, तो इन्फ्लेशन तो कम होना। और दूसरी बात टैक्स, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है उसमें टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना जाके रीप्रोफाइलिंग हो रही है डेट की, इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, और गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के लिए, ताकि आम आदमी को फौरन रिलीफ मिले और उसकी जिंदगी आसान हो। अब जो ये आपने कहा कि रिलीफ मिले, ये तो एक अलग इशू है जाहिर है, लेकिन आप शरह सूद को मजीद गिरते हुए देख रहे हैं। क्या ये 16 पर 17 पर आएगी, उससे भी नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। देखिए 16 फोकास्ट तो है कि 16% तक आ सकती है, और उससे नीचे भी जा सकती है, और डिपेंड करता है महंगाई की शरह किस तरह से रहती है। और देखिए स्टेट बैंक ने ग्रोथ का भी नंबर बताया कि 3.25 से 3.5% जो है आ सकती है ग्रोथ। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमें ग्रोथ बेहतर करनी है, ताकि जो कुव्वत खरीद है ना वो बढ़े, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी और लोगों को इन्फ्लेशन के साथ फाइट करने का मौका भी मिलेगा। तो ग्रोथ की तरफ हमें जाना है। अब हमें ये नहीं करना कि जी बहुत ज्यादा हम जो है सिर्फ ये देखते रहें कि रखें और हम ग्रो ही ना कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें मार देगी। तो मुझे लगता है कि शरह सूद नीचे आएगी, नीचे आने की वजह से आपके यहाँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है, और इन्फ्लेशन में कमी आएगी तो डेफिनेटली आम आदमी और इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर सबके लिए जो है वो बेहतरी होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट हो इस मुल्क में। इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, अब उस पर काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी माशी इशारे बेहतर हुए हैं तो रेटिंग भी बेहतर हुई। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल होगा। अच्छा जी चलें जी, अब माशी मैदान से अब खेल के मैदान। और वैसे बात यह है कि हम तो वो कहते हैं पराई शादी में दीवाने के मजाक वाला मिसाल है कि हम लोग बेचारे 7 लोग लेके गए थे। पूछते हैं ना कि अरे वो कितने आदमी थे, तो 7 ही आदमी थे। और उनमें से अभी बात यह है कि जो हमारे स्विमर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बस जैसी तैयारियां थी उसी हिसाब से रही। 4 एथलीट्स हमारे इवेंट से बाहर हो गए हैं, पहले राउंड के बाद अगले राउंड में भी नहीं जा सके। ठीक है, तो शूटर्स के बाद हमारे स्विमर भी खाली हाथ रहे। तो ये आप ये देखें कि ये हमारे दोस्त हैं जो कि 26वें नंबर पर आए हैं, 26 ही लोग थे।
और उनमें से 26वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर आए हैं बेसिकली। और फिर ये 200 मीटर फ्री स्टाइल हीट था जिसके अंदर इनका मुकाबला था, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि भाई इसके बाद शुक्र है कि वो पहुंच गए और शुक्र है कि आखिरी नंबर पर आ गए, इस तरह की बातें की जा रही थी। बहरहाल क्रिटिसिज्म वैसे होना चाहिए किसी हिसाब से, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ये देखें कि 7 हमारे एथलीट्स गए और हमारे 11 ऑफिशियल्स गए, यानी कि ऑफिशियल्स की तादाद एथलीट से ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की और यहाँ से सिर्फ 7 लोग हैं। हम पहले भी भेज देते हैं ऑफिशियल बना के, थोड़ा सा मोटिवेट तो अच्छा करते हैं। हाँ, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 40, 44 इस तरह से हमारे वफ्द डेलीगेशन जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे एथलीट्स में तादाद में कमी हो रही। बात आपने की कि परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। हालांकि जब मुल्की सतह पर आपने खेला तो जबरदस्त खेला, लेकिन क्या वजह है कि ये परफॉर्मेंस वहां जाकर नहीं बेहतर हो सकी? मेरा सवाल ये है कि 26 लोग अगर इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते 1 घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना, हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ ज़ाहिर है उसके मेरिट्स होते हैं जो जिस पर आना होगा। खैर, आलमी इवेंट की शूटिंग मुकाबलों में जैसे कि अशफाक पहले ही बता चुके हैं कि गुलफाम और किशमाला अपनी जगह नहीं बना सके। सिंगल के बाद टीम इवेंट में भी दोनों एथलीट नाकाम रहे। पाकिस्तान की जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर रही। शूटर्स के बाद स्विमर्स भी खाली हाथ रहे। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल बीट्स में आखिरी नंबर पर रहे और इसी तरीके से स्विमर जहांरा का सफर भी तमाम हो गया और वो 30 में से 26वें नंबर पर। तो इस पर अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ नजीबुल हसनैन आज मौजूद हैं। सवेरे हमने जगा दिया। क्या बात है जी, हमारे भाग खुल गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नजीबुल हसनैन भाई। गुड मॉर्निंग। क्या ये आवाज से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई हमारा सुबह उठ गया। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 240 मिलियन लोगों को 7 एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक में और 7 अच्छा एक सेकंड, समीर अहमद खान साहब भी साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक ओलंपियन हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं हॉकी के जी। हॉकी की टीम हमारी जाहिर है कि क्वालिफाई नहीं कर सकी ओलंपिक्स के लिए, लेकिन फिर भी उनसे हम बात करेंगे। लेकिन नजीब, आपसे स्टार्ट करते हैं। भाई मैं सदफ से सिर्फ एक बात ये कह रहा था कि अगर वैसे तो हमारे जो स्विमर हैं जो आखिरी नंबर पर पहुंचे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मैंने सदफ से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 1 घंटे बाद भी 200 मीटर में पहुंचता तो तब भी मेरा नंबर आखिरी होता ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकता था उसे? जाहिर है अब आप इस चीज पे यही बातें कर सकते हैं हम, जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन की आबादी है और 460 का स्क्वाड है और न्यूजीलैंड में सिर्फ 5.1 मिलियन। हम लोग तो मजाक से कहते हैं ना, जो कि हकीकत है, हम लोग बार बार कहते हैं कि भेड़े ज्यादा है इंसान कम है, यानी शीप्स ज्यादा है वहाँ पे, इंसान कम है। 5.1 मिलियन की आबादी पे 195 का स्क्वाड किया है और यहाँ 240 मिलियन पे 7 एथलीट्स, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि गुलफाम जो है उन्होंने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दी जो पिछले ओलंपिक में दी थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए, कशमाला 31वें नंबर पे आई, जोड़ी इनकी 14वें नंबर पे आई, इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट स्किल का क्या मयार है और सामने से इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है। कल मेरी रजी अहमद साहब से बात हुई है जो सेक्रेटरी हैं राइफल एसोसिएशन के। एक एथलीट अपने लिए पिस्टल मंगाना चाहता था बाहर से, उसको इतनी ड्यूटी बताइए कि उसने कहा रहने ही दे फिर। तो फेडरेशन का दायरे इस पे रोल बनता है, इस पे सवाल भी करेंगे। समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और गुड मॉर्निंग। पहले तो जाहिर है हमारी जो एथलीट्स गए, हम तो ये बता रहे हैं कि 90s की बात कर लें, जब जाते थे हमारे पहला जब ओलंपिक्स हुआ लंदन में तो 40 गए, फिर उसके बाद 44 गए। अब ये तादाद घटते घटते 7 पर आ गई है। ये जो एक तनज़्ज़ुली है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? दूसरा, हमारी तो हॉकी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन आप ओवरऑल इसका क्या तज्जिया करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन दिन ब दिन कम हो रही है, सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया जो जेवलिन थ्रोअर है, बाकी तो सब वाइल्ड कार्ड मिले हमें और सिर्फ एक हम लोग आए। तो
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कहती है कि इन ममालिक में ये स्पोर्ट्स बेहतर होती रहे ताकि एक इंसेंटिव हो, वरना इन जो हमारे खिलाड़ी गए इन चारों का विद इन एशिया इतना नंबर नहीं है। लेकिन मुझे ये खुशी, चलो कम से कम ओलंपियन हो गए और अल्लाह करे आइंदा जाएं तो और बेहतर करें, या एशियन गेम जब 2 साल बाद आए तो इसी परफॉर्मेंस पे वो बेहतर खेल पेश करें। फिर आपने फरमाया कि हॉकी का, तो हॉकी ये 3रा ओलंपिक गेम्स है। सबसे पहले ब्राज़ील में हुआ, फिर टोक्यो में हुआ, फिर यहाँ अभी हो रहा है। तो पाकिस्तान हॉकी के जो ओवरऑल हालात हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं। जो आप देखें खिलाड़ी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो मुसलसल पिछले 20 साल से सियासत का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। और देखें जो लोग आए हुए हैं, आते हैं, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल में वो इतने उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, खिलाड़ियों को क्या तकालीफ है, हॉकी में होना क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी हो, ग्रूमिंग किस तरह हो, कैंप किस तरह लगे, 18, 20, 21 की टीमें कैसे बने। सर जब 20-20 साल तक अगर फेडरेशन या एसोसिएशन के जो चार्ज एक शख्सियत के पास होगा तो वहाँ पर बेहतरी की क्या तवक्को की जा सकती है? एंड देयर मस्ट बी अ रीजन कि व्हाई दीज पीपल आर ऑन सच सीट्स। तो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? और जहाँ तक हॉकी की बात है कि आप ये देखें, हम मजाक करते हैं हॉकी के साथ, उसको कौमी खेल के कह के। भारत में देखें उन्होंने सारे खेलों को एक ही स्टेटस दे दिया और वहाँ पर पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रूम करना है, और लोगों का इंटरेस्ट भी जाहिर होता है। जब टीम जीतती है, अच्छा परफॉर्म करती है, उनको खिलाड़ियों के नाम भी याद रहते हैं। क्या वजह है कि हमें आपका नाम याद है, हमें दूसरे प्लेयर्स के नाम याद है और हमें अभी करंट टीम का नाम या कैप्टन का नाम नहीं पता? देयर इज अ रीजन फॉर दैट ना। आप बिल्कुल ठीक है। देखें जो इस ओलंपिक में आए हैं जो नए खिलाड़ी, वो उनको फेडरेशन ने इसलिए तैयार किया कि इसके बाद उनका प्रोफेशनल कैरियर शुरू होगा। अगर यहाँ कुछ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे या तीसरे ब्रोंज मेडल लेंगे, तो फिर उनका जो ओवरऑल अगला जो पीरियड है वो ओलंपिक तो होता रहेगा, लेकिन वो उनका प्रोफेशनल कैरियर जिसमें वो मिलियंस बिलियंस डॉलर कमाएंगे। तो ये सिर्फ एक ग्रूमिंग है, लोगों को बताना है। हमारे यहाँ तो ग्रूमिंग ही नहीं। आप देख लें कि कोई भी खिलाड़ी बेचारा, वो पाकिस्तान टीम हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए पाकिस्तान हॉकी टीम आता है कि वो पाकिस्तान हॉकी टीम में और बाहर जाके लीग खेल ले। तो ये तमन्ना कि ये नहीं कि जी मुझे कुछ और मिलेगा, चलो 20 लाख रुपए 4 महीने के मिलेंगे तो मेरा घर चलेगा। हुकूमत को इन लाइन पे सोचना चाहिए। नजीब, आपकी तरफ में एक बार फिर आऊंगी। हम क्या समझें, ज़ाहिर अब आपने खुद हमें नंबर्स बता दिए कि न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है, वहाँ से एथलीट्स कितने, तो क्या हमारी एक तो हमारी फोकस इधर नहीं है, हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। अब आप उन स्पोर्ट्स को तो छोड़ दें, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये जो हमारे स्विमर्स हैं, इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, या टैलेंट हंट करने के लिए कोई इवेंट के इनेकाद नहीं होते, उसको पॉलिश नहीं किया जा सकता, फैसिलिटीज़ तो बहुत बाद में आ जाती हैं, तो हम इन लोगों को ऊपर लेकर ही नहीं आते, तो फिर आगे मजीद ही क्या परफॉर्म करेंगे? इस पर आप क्या कहिएगा, क्या सिस्टम में क्या खराबी है? पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ रॉ टैलेंट। जो आपके पास टैलेंट आता है ना, वही आप आगे जाके शोकेस कर देते हैं। आपके पास कोई नर्सरी नहीं है इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इनको फैसिलिटीज देने के लिए। मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दी है कि खुशहाल ममालिक में क्या सिचुएशन है, तो वहाँ इनको बेसिकली बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनको खाने, कमाने, घर चलाने, ये वाले इश्यूज ना हो। सबसे पहले तो जब आपको सुकून होगा ना फाइनेंशियली, तभी आप किसी गेम पे एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा। आपका फोकस उस तरफ होगा। यहाँ पैसे हैं नहीं खाने के। अभी समी भाई जो बात कर रहे थे, क्या माशाल्लाह क्या शानदार इनका हॉकी करियर रहा है। अब ये बताएं, ये लड़के जो इस वक्त खेल रहे हैं, उनको सबसे बड़ी टेंशन तो पैसों की होती है। उनको उनकी डेलीज एक अरसा गुजर जाता है, नहीं मिलती उनको। उनकी जो पैसे बनते 6-6 महीने हो जाते हैं, उनको पेमेंट नहीं होती। हाउ कैन दे फोकस ऑन द गेम? तो सबसे पहली तो चीज ये है कि आप एक एथलीट को, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं नजीब, वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उन प्लेयर्स का आने के बाद मकसद ये होता है कि वो जाके लीग्स खेलें। अच्छा, मुझे ये एक अलमिया है नजीब, मुझे एक बात बताएं, ये मुझे एक मजाक लगता है, और मुझे लगता है कि ये मसला हमारी कौम के साथ है कि हम किसी हाल में खुश नहीं है। अभी हमारे पास नहीं है, लेट्स से कि हॉकी टीम के पास हमारे अमरात नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है जो 6-6 महीने में मिलते हैं, और आपने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सुकून होगा तो फिर वो अपने करियर में एक्सेल करेंगे और मुल्क के लिए सोचेंगे। क्रिकेट की मिसाल ले लें कि यहाँ पर अभी क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या पैसे मिल रहे हैं, कमर्शियल से क्या पैसे मिल रहे हैं, लीग खेलने की इजाजत क्रिकेट बोर्ड की आमदन में से भी उनका हिस्सा, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या है?
कि जी दे आर नॉट हंग्री एनीमोर, तो दे डोंट इवन वांट टू प्ले? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो उनके स्ट्रक्चर की वजह से चल रही है। वहाँ एक प्लेयर पावर है, वहाँ एक ग्रुप बन गया है, और उसके बीच में आप जो है अपना स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर पा रहे। उनका तरीकेकार गलत नहीं है, पैसा एथलीट को, प्लेयर को मिलेगा तभी। अच्छा, यही एग्जांपल मैं इंडिया के लिए दे दूं, इंडियन क्रिकेट में जितना पैसा है कहीं नहीं, और वो डिलीवर कर रहे हैं बिकॉज उनका बोर्ड स्ट्रांग है, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पीसीबी में स्ट्रक्चर नहीं है। हॉकी की मिसाल दे रहे हैं समीउल्लाह साहब। मुझे लगता है सियासत से लेके खेल तक सब जगह एक ही मामलात हैं कि वहाँ सब कोई एक्सेल कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। समीउल्लाह साहब, क्या किया जाए आपके ख्याल में कि हम भी ऐसे ओलंपियन प्रेजेंट करें, आगे लेकर आए जैसे कि आपके दौर में थे? 1992 से हमने कोई मेडल नहीं जीता है, 10 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 8 हमने हॉकी में जीते हैं। हम दीगर स्पोर्ट्स में कैसे एक्सेल कर सकते हैं? जैसे हम सब कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, अच्छे लोग लेके आए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बहाल करें, जो पेशावर में फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ सिंध में फैसिलिटी, कराची के कोचिंग सेंटर में फैसिलिटी होनी चाहिए। ये तो हम कहते हैं कि जी मेरा जेवलिन अच्छा नहीं है, मुझे वो जेवलिन चाहिए और ये जेवलिन चाहिए, ये तो बात की चीज़ें हैं। अगर आप में नेशनल टैलेंट है, जोर है, इंटरनेशनल आप कंपटीशन में जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने दाएं बाएं वीडियो से, मुख्तलिफ प्रोग्राम से आपने देख लिया कि नंबर 1 खिलाड़ी क्या कर रहा है, नंबर 2 खिलाड़ी क्या कर रहा है। हमने खिलाड़ियों को सिर्फ ये बताना है कि आपने ये नहीं रोना कि मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास ये चीज़ नहीं, मेरे पास वो चीज़। पहले एक्सेल करें। हॉकी की मिसाल देता हूँ कि 16वें नंबर पे आपकी रैंकिंग है और हुकूमत से कहते हैं कि हमें 50 करोड़ दे दें। हुकूमत क्यों 50 करोड़ दे? पहले आप उसको पहले 6 में लेके आए, फिर आप उनसे 100 करोड़ मांगें, वो देंगे और हम भी कहेंगे कि देने चाहिए। तो ये प्लान कोई नहीं करता, किसी को ये पता नहीं है। अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 360 मिलियन वापस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। क्या हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन, एथलेटिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, किसी फेडरेशन ने ये प्रोग्राम किया कि हमारा सालाना प्रोग्राम जो है वो ये है? अभी मैं जो वैसे मिसाल दे रहा था कि जो अगला 26 का जो ओलंपिक होगा, जो नौजवान खिलाड़ी अंडर 18, 19 के ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, रूस में है, अमेरिका में है, चाइना में है, उनको अभी से वो ग्रूम करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा ये आदमी जो है इसका 10 है सेकेंड, इसको आपने बीट करना है, 10 से कम जाना है। तो उसी लाइन पे वो खिलाड़ी चलता है, तो जब नेक्स्ट ओलंपिक आएगा तो वो 9.5 पे आ जाएगा। ये चीज़ें करने वाली है और ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल हम ज़ाया कर रहे हैं, लेवल पे काम करना होगा। कोशिश करते हैं कि कहीं टीमें में बाहर चले जाएं, कोई लोग बाहर चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं। खिलाड़ियों पे खर्च करें, ग्रूमिंग सेंटर पे खर्च करें, अच्छे कोच और अच्छे मैनेजर लगाएं तो पाकिस्तान में स्पोर्ट बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, जिनकी इंटेंट हो। थैंक यू सो मच समीउल्लाह खान साहब। नजीब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजीब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ रॉ टैलेंट है और उस रॉ टैलेंट को हम एज इट इज ले आते हैं सामने, इंटरनेशनल इवेंट में भी उन्हें ले जाते हैं, लेकिन हम उन पर इन्वेस्ट नहीं करते, उनकी ग्रूमिंग नहीं करते, उनको पॉलिश नहीं करते और उनसे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो यही कुछ ओलंपिक्स में भी हो रहा है इन खिलाड़ियों के साथ। पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को ऊपर लाने के लिए कोई सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बहरहाल ये मसला, वो कहते हैं कि मुल्क को तूलो अर्ज में फैला हुआ है कि स्ट्रक्चर नहीं है और परफॉर्मेंस नहीं है। जब पैसे होते हैं तो तब परफॉर्मेंस लीग्स में हो जाती है, लेकिन उसके अलावा दिखाई नहीं देती, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, अब ये है कि शाहिद आफरीदी साहब की ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे लेजेंडरी माशाल्लाह से ऑलराउंडर, और एक अरसे तक उनके पास फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड रहा जो उन्होंने 37 बॉलों पे की थी। वो अब ये कहते हैं कि जी चेयरमैन पीसीबी साहब से उन्होंने कहा है कि जी मोहसिन नकवी वजीर दाखिला रहें या फिर चेयरमैन पीसीबी, यानी एक ओहदा रखें। ये एक ओहदा रखें, ये दो ओहदे अपने पास ना रखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के लिए बाप का हैसियत रखता है और सिर्फ मुशावरत पर क्रिकेट नहीं चल सकती। क्रिकेट की समझबूझ वालों से राय लेनी चाहिए, जबकि खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना दुरुस्त नहीं। चले जी, तो शाहीन आफरीदी ने भी अब अपनी खामोशी तोड़ दी है। पिछले दिनों जो उन पर तनकीद हुई, कहा गया कि जी वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की, उनका रवैया अच्छा नहीं था। अब वो ये कहते हैं जनाब की जो ग्रुपिंग के हवाले से बात हो रही है ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो टीम के खिलाफ है, ना मैं करता हूं और हमेशा मुल्क के लिए फाइट करता रहूंगा। फिर वो ये कहते हैं जी बांग्लादेश के लिए हवाले से जो होम सीरीज होनी है के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ खेलूंगा या नहीं इस बारे में मालूम नहीं है। चलिए जी, बड़ा डिप्रेशन हो गया खेलों की दुनिया की खबरें सुन के, लेकिन एक अच्छी खबर जो हम तक पहुंची है वो आप तक पहुंचाना हमारा भी फर्ज है। वो खबर ये है कि शारजा में पाकिस्तानी लिटिल स्टार ने फतह के झंडे गाड़ दिए और ऐसा हुआ टेबल टेनिस की दुनिया में। टेबल टेनिस प्लेयर अरहम बिन फर्रुख ने
TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है और आलमी मुकाबले में ये जो अंडर 21 कैटेगरी में रवायती हरीफ को शिकस्त दी और भारतीय खिलाड़ी अक्षक को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छा, आपने अब हमने सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को पिछाड़कर फाइनल में जगह बनाई और कांसी का तमगा भी हासिल किया। सो भारतीय हरीफ को हराया, गोल्ड मेडल उन्होंने वहां पर जीता। तो हम उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेबल टेनिस प्लेयर अरहम। बहुत शुक्रिया अरहम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और चाहे हम किसी भी स्पोर्ट्स में भारत से खासतौर पर मुकाबला कर रहे हो तो उनको हराकर एक बड़ी अजीब सी हमें खुशी महसूस होती है। तो पहले तो ये बताइएगा आपका जो भारतीय प्लेयर से मुकाबला रहा कैसा रहा, और ज़ाहिर आप उसमें जीते भी, तो जीत के कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब पाकिस्तानियों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। जीत के बाद तो खुशी महसूस होती है, लेकिन जब जीत इंडिया के खिलाफ हो जाए तो खुशी और ज्यादा होती है। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि अंडर 21 का फाइनल मेरे रिवायती हरीफ इंडिया से हुआ और ये मैच मैंने अपने वतन पाकिस्तान के लिए जीता और गोल्ड मेडल हासिल किया। ओपन कैटेगरी के अंदर ही मैंने क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, अगर हम ओवरऑल इस इवेंट के बारे में बात करें, इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें, तो कैसा रहा ये इवेंट फॉर यू और किस प्लेयर से मुकाबला आपका सख्त रहा? ये टूर्नामेंट शारजा में था। तकरीबन 10 से 12 ममालिक के प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पहले लीग हुई और उसके बाद नॉकआउट स्टेज हुआ। अंडर 21 की लीग में मैंने जॉर्डन, नेपाल और फलस्तीन के प्लेयर्स को हराकर नॉकआउट बेस में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में USA और सेमीफाइनल में श्रीलंका और फाइनल में इंडिया को हराकर गोल्ड मेडल अंडर 21 कैटेगरी में अपने नाम किया। ओपन कैटेगरी की लीग बेस में मैंने UAE, नेपाल और बांग्लादेश के प्लेयर्स को हराकर क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और ब्रॉन्ज मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया। सबसे मुश्किल मैच इसमें मुझे अंडर 21 कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल USA के खिलाफ लगा। सुना आपने? अच्छा अरहम, हम तैयारी जानना चाह रहे हैं। ट्रेनिंग तैयारी बड़ा मैटर करती है, तो उसके लिए कितना टाइम देते हैं? तैयारी तो करते हैं, मगर पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है। गिनती के वो चंद हॉल है जिनकी मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है। पुरानी टेबल्स हैं, फ्लोर्स का बुरा हाल हो चुका है, ना मैट सीट्स है और मल्टीपर्पज हॉल भी कुछ ज्यादा अच्छे हालात में नहीं है। 2 साल से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स नहीं हुए हैं, ना ही लोकल टूर्नामेंट ज्यादा होते हैं। लास्ट लोकल टूर्नामेंट इतने दिनों के बाद होता है कि प्लेयर की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाती है, उसको टूर्नामेंट की आदत ही नहीं होती है। दुनिया भर में ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे पाऊंगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह ने मेरा साथ दिया इस मोमेंट तक कि मैंने पाकिस्तान को इंडिया से जितवाया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जी। कमाल है जी। अच्छा, मुस्तकबिल की अगर हम बात कर लें हम, तो कौन से टाइटल्स और मुकाबलों पर आपकी नजर है? अभी तो मैं 14 ईयर्स का हूँ। मेरी कोशिश है कि जितने भी जूनियर लेवल के टूर्नामेंट हो वो सारे मैं जीतूं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स अपने नाम कर पाऊँ कम से कम ओवर में, ताकि पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री क्रिएट कर सकूँ। और क्योंकि मैं भी 9th ग्रेड में आ चुका हूँ और पढ़ाई के साथ साथ गेम को लेके चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स को जो है फुल टाइम दूँ और पढ़ाई के साथ साथ इसको बैलेंस लेके चलूँ और जितना ज़्यादा अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूँगा करूँगा, कोशिश करूँगा अपनी पूरी। लेकिन फिर मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप लोग जो है प्लीज़ स्पोर्ट्स को यतीम ना होने दें और इस पे फंड्स लगाएं और जूनियर लेवल के प्लेयर्स को फैसिलिटी अता फरमाएं। भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। एक तो ये है कि आप टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं बर्फ रफ्तारी से, और दूसरा ये है कि यू आर वेरी आर्टिकुलेट। कई लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है। ही टॉक्स स्पीक्स वेरी वेल सर, डोंट यू सी दैट? अब हम क्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको अपडेट्स दे दें, रेंजर्स और पुलिस की कराची के इलाके सादी टाउन में कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। नजीर शाह मजीद बताएंगे जी। सर, पुलिस ने खुफिया मालूमात पर सादी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गनी खान को गिरफ्तार किया। थाने से तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्तौल और दीगर सामान बरामद हुआ है। इस मुलजिम ने सादी टाउन में डॉक्टर मोहम्मद अली लारिक क्लिनिक पर डकैती में मुलव्विस होने का एतराफ भी किया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। 13 मार्च के दौरान डकैती पुलिस के एनकाउंटर में जख्मी हालत में ये मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया था और एक आदि मुजरिम जो कई FIR में पुलिस को मौजूद था, इस मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पास्को में मुबैना गंदम स्कैंडल का नोटिस ले लिया। 2022 में 34,000 टन गंदम पास्को के गोदामों से गायब होने का सुराग लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया। तो शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। शोएब, मामला है 2022 का, गंदम उस वक्त गायब हुई थी, तो अब कैसे उसका सुराग लगेगा? वैसे 2022 शोएब, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, आपकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है, तो इसी हवाले से मजीद जानेंगे कि अब वजीर आजम ने गायब होने वाली गंदम का सुराग लगाने की हिदायत कर दी है और कहा कि तहकीकात DGFIA से करवाई जाए। सो ये गुज़िश्ता जो 2 साल हैं उसमें इंस्पेक्शन कमीशन के साथ ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन पर साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड साद के खिलाफ भी इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तो देखते हैं इसमें आगे मजीद क्या होगा। अब दस्तावेजात क्या बताती हैं? दस्तावेजात के मुताबिक जी साबिक MD पास्को को रिटायर्ड ऑफिसर जाहिर किया गया, जबकि साबिक MD पास्को साबिका कमीशन के मेंबर हैं। और वजीर आजम ने कहा कि गंदम ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पास्को पर बैंकों के वाजिबात और उन पर सूद की रकम की भी तहकीकात की जाए। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की। द पुलिस ने जो गैंग था उसके मास्टरमाइंड हसन शाह और उसके साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया। और यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा इससे मुतालिक जी। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का ये मामला है। इसमें जो मास्टरमाइंड है हसन शाह और इसके एक साथी को पेशावर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इससे कबल भी जो इस गिरोह के 12 अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। जो अब मरकजी किरदार है हसन शाह, उसको पेशावर में रेड करके गिरफ्तार किया गया है। और खलीलुर रहमान जो कमर जो है वो स्क्रिप्ट के लिए नहीं, गलत इरादे से खातून के घर गए थे, ऐसा अब बयान दिया है मुल्जिम की जानिब से। और मुल्जिम की जानिब से ये भी बयान सामने आया है कि खलीलुर रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोस की वजह से अगवा का ववेला किया था। और जो दोनों मुल्जिमान हैं, पुलिस हुकाम का कहना उनसे मजीद भी तफ्तीश जारी और मजीद हकायक भी सामने आ रहे हैं कि असल हकायक क्या है। और अब जो बड़ी तादाद है मुल्जिमान की इस गिरोह की, वो अब गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि जो मास्टरमाइंड था और मरकजी मुल्जिम था उससे अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी शुक्रिया, यार मोहम्मद बता रहे थे। और ज़ाहिर जो वर्जन खलीलुर रहमान कमर साहब का है, मुल्जिमान का वर्जन उससे काफी मुख्तलिफ इस वक्त नजर आ रहा है। तो लेट्स सी अब पुलिस इस पे मजीद क्या खोज लगाती है। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जरा आपको हम एक कहते हैं ना दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आपको एक भिखारी के बारे में बताते हैं जो हैं तो भिखारी लेकिन वो हैं लखपति। लखपति कैसे कि उनके पास से जी खुशाब रोड पर ये बेहोशी की हालत में ये बुजुर्ग पाए गए, लेकिन इनके पास से जो सामान बरामद हुआ उसमें 5 लाख रुपए थे, जबकि 5,34,000 एग्जैक्ट, ठीक है। साथ ही पासपोर्ट बरामद हुआ और उस पर सऊदी अरब का वीजा भी लगा हुआ। वैसे मैं एक बात कहूँ कि आजकल लखपति होना कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़पति होना है इज एन इशू। चक्कर ये है कि इतने पैसे कोई साथ कैरी नहीं करता, ठीक है। नहीं हमारे यहाँ वैसे ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कराची में आप कितने भिखारी आपको मिलेंगे, सारे के सारे आपको लखपति मिलेंगे जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं और उनके बाकायदा उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी डिफेंस के एरिया में प्रोवाइड की जाती है। दैट इज नॉट समथिंग न्यू। ये इशू ये है कि इनके पास एक तो सऊदी अरब का वीजा मिला, पासपोर्ट मिला, वीजे लगे हुए थे, वहां पर आते जाते रहते थे। दूसरा ये है कि आपको पता है सऊदी अरब में भी अब ये शिकायत काफी मिल रही है कि बाकायदा ग्रुप्स की सूरत में लोग जाते हैं भीख मांगने के लिए। अच्छा, इनके पास से रकम भी बरामद हुई, इतने पैसे बरामद हुए और फिर बेहोशी के आलम में मिले, तो ये इससे काफी अच्छा इससे जाहिर है क्योंकि डॉट कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, जाहिर है इनसे मजीद बात होगी तो पता चलेगा कि भाई ये इतने कैश लेके कैसे घूम रहे थे। अब यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि बात यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि 2020 में कोयटा में एक मांगने वाले शख्स की जेब से 85,000 रुपए भी बरामद हुए। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो अक्सर और बेशतर हमारे सामने आते हैं। तो ज़ाहिर जो बैगर्स हैं ये इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, ये सेफ जगहों पे इनके घरों में कोई ऐसी सेफ प्लेस नहीं होती, तो ये अपना कैश अपने साथ कैरी करते हैं। तो इन बुजुर्ग के साथ भी गालिबन यही हुआ, लेकिन जो पासपोर्ट बरामद हुआ है उससे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, जो कुछ वाकयात हमने सऊदी अरब में पिछले दिनों देखे थे। चलें जी, अच्छा जी, अब जरा हम एक अहम मामले पे बात करने जा रहे हैं
और वो मामला क्या है ये बताएंगी हमें कुछ ही देर में सदफ अब्दुल जब्बार। सदफ क्या है मामला? भाई अब आप जब बात कर रहे हैं ना मामला क्या है, तो जब किसी के अंदर पैशन हो आगे बढ़ने का तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कराची से हमें आपको मिलवा रही हैं इशरत खान, जो कि हमें बताएंगी कि क्रोमोसोम सिंड्रोम का शिकार 26 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हुजैफा अली खान से, जिन्होंने कैंसर और दीगर कई बीमारियों का मुकाबला चैलेंज समझ कर किया है। तो उनकी कहानी, उनकी जर्नी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सबब बन सकती है। तो आइए देखते हैं। तो सबर है जो ये यहाँ तक पहुँचा है, बहुत साबिर बच्चा है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है सबर। मिलिए 26 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुजैफा अली खान से क्रोमोसोम सिंड्रोम का आर्जा लेकिन हौसला चट्टान जैसा बुलंद। कभी कभी ये होता था कि जैसे पब्लिक शादियों में जा रहे हैं या में से अगर कोई दो भी मुझे थोड़ी सी अलग नजर से देख लेते थे तो मुझे थोड़ा सा अंदर ही अंदर मतलब बुरा सा महसूस होता था। जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करते हुजैफा क्रोमोसोम सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। मैंने ओवरऑल अपनी लाइफ में कभी खुद को ये महसूस नहीं होने दिया कि जो है मतलब कुछ स्पेशल है, और शायद यही वजह है कि मैं अपनी एजुकेशन में कंप्लीट कर पाया। हुजैफा की वालदा कहती है जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, लेकिन लोगों के रवैयों ने खूब दिल बर्दाश्त किया। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, एक को दिखा रहे हैं, फिर वो 10 पीछे से आ रहे हैं, वो खड़े होकर देख रहे हैं। इस चीज से बहुत तकलीफ हुई है मुझे। जब मुझे इतनी हुई है तो इसको कितनी हुई होगी। इरादे पुख्ता हो तो कोई भी चीज राह में रुकावट नहीं बनती। हुजैफा की कामयाबी इस बात का सबूत है। जिंदगी मुश्किलात का पहाड़ होती है, लेकिन कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बता दें कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से हुकूमत को सस्ती बिजली करने का एक तरीका बता दिया गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये कहते हैं कि PSDP बजट कम करके बिल्स में रिलीफ दिया जा सकता है। इस पर अच्छा काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि जब मुल्क में हालात ऐसे हैं, जब लोगों को रिलीफ देने के लिए नहीं है, तो फिर PSDP पे आपने 1150 अरब रुपए क्यों रखा है। वो ये कहते हैं कि PSDP 965 अरब पर लाकर लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बजाय इसके कि आप लोगों को नवाजें तरक्याती फंड्स की आड़ में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि लोगों को रिलीफ दें कम से कम, ताकि लोग अपना गुजर बसर कर सकें। हाँ, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जी आप आवाम से तो कुर्बानी मांग रहे हैं और उन पर टैक्स की भरमार कर रहे हैं, थोड़ी सी कुर्बानी आप भी दे दें। तो ये जो PSDP का फंड है ये पिछले साल की बनिस्बत बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा सूबों का अपना एक अलग इसमें फंड होता है, तो अगर इसे थोड़ा और कम कर दिया जाए तो आवाम के जो बिजली के बिल हैं उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। सो ये उन्होंने पूरी रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब कोई ना कोई सोल्यूशन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी अपने सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जाहिर है हुकूमत सोचे कि किसी से रिलीफ दिया जा सकता है, लगता तो है कि हो सकता है, लेकिन जाहिर है करने वालों ने करना है। चलें जी, अब तस्करा जाते जाते एक पुरअसरार गार का, जो कि चांद पर साइंसदानों ने तलाश कर ली है, और इस गार का रकबा 14 टेनिस कोर्ट्स के बराबर है, और ये सतह से 150 मीटर नीचे वाक़ है। तो ये गार से तस्वीर ली गई है, पता नहीं जो तस्वीर लेने वाला क्या कर रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्वीर ली है। और ये चांद की सतह से नीचे है, और 14 टेनिस कोर्ट्स यानी कि खासी बड़ा स्पेस है। और ये चांद का अब तक दरियाफ्त होने वाला गहरा तरीन गड्ढा है, जो 45 मीटर चौड़ी और 80 मीटर तवील गार तक ले जाता है। और इंसानों ने 5 दहाइयों कबल जहां चांद पर कदम रखा था, इस मुकाम से उस गार तक रसाई मुमकिन हो सकती है। तो सदफ, अगर आप वीकेंड पे जाने का इरादा रखती हूँ चांद पे, तो फिर आप इस गार का रुख भी कर सकती हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट। और वीकेंड पर मैं चांद पे जाती हूँ, हम बारिश एंजॉय करेंगे। आप लोग अपना ख्याल शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़।